बेसिकली इस साल जो एनआईडी जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि हम ऐसा कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का जो सब लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जो द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारा है कि हम 40 बिलियन डॉलर साल के खसारे में हैं, कि जिसमें हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और बाहर चीज़ें कम भेजते हैं, जिसकी वजह से हमें 40 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी में हर साल चाहिए होते हैं कि हम अपने इस डेफिसिट को पूरा कर सकें। तो इसमें से बहुत सारे पैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा खसारा हमारा हर साल होता है जो हमें पूरा करना होता है। तो उसके लिए फिर हम मांगते फिरते हैं पैसे दूसरों से। तो ये मांगने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये मांगने का सिलसिला जब भी ख़त्म होगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हम कम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे और ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजेंगे। अदरवाइज ये हम सस्टेन नहीं कर सकते एज अ कंट्री। तो इसलिए हमने सोचा कि इस साल का जो हमारा चैलेंज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। हम स्मार्ट हैं, हम इनोवेटिव हैं, पाकिस्तानियों के पास अल्लाह ताला ने अच्छा दिमाग दिया है। क्या हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो मेरा तो ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो तमाम सलाहियतें दी हैं कि वो तमाम मुश्किलात के ऊपर काबू पा सके। तो लिहाजा मुझे तो बिल्कुल 100% यकीन है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे यकीन से ज़्यादा अहम आप लोगों का एक्शन है, क्योंकि एक्शन ही जो है वो सब चीज़ है। बातें करने से कुछ नहीं होता। अल्लामा इकबाल का शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। कि अगर अमल नहीं किया तो कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। लिहाजा आइडियाज़ के आगे अमल, ख़याल के आगे एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो हमने सीरीज शुरू की है ट्रेनिंग की, इसमें हमने ये तीसरी ट्रेनिंग है। और आइडियाज के लिए ही हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया। कोई काम करने जाएं उसके लिए सबसे पहले आइडिया का होना लाजमी है। जितना अच्छा आइडिया होगा, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, उतना अच्छा एक्शन होगा, उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी। ये अल्लामा इकबाल का शेर में हर ट्रेनिंग के अंदर मैंने शेयर किया है कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। कि नई दुनियाएं पैदा होती हैं इनोवेटिव आइडियाज से। कि अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं तो आप नई दुनियाएं क्रिएट कर सकते हैं। कि संगो खिश्त से, पत्थर से, मिट्टी से, गारे से जहान पैदा नहीं होते। तो इब्तिदा आइडिया से होती है। इवन यूनिवर्स की तख्लीक आइडिया से हुई। तो एक ये हमारे लिए अहम है कि हमारे आइडियाज़ हों, हमारे आइडियाज़ अच्छे हों, हमारे आइडियाज़ अच्छी नीयत के साथ हों, और हमारे आइडियाज़ जो हैं उनको हम साइंस और लॉजिक की मदद से छान फटक के और फिर उसके बाद उनके ऊपर काम करना शुरू करें। तो हमारी जो 3 ट्रेनिंग्स थी, 2 जो हो चुकी हैं, उसमें सबसे पहला था कि आखिर आइडियाज़ आते कहाँ से? ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि अपना हर वक़्त तो दिमाग में मौजूद नहीं होते ना आइडियाज़, कहाँ से आ रहे होते हैं? और दूसरी हमारी ट्रेनिंग थी कि अच्छे आइडियाज़ क्या हैं? कैसे हमें, हमारे दिमाग में तो उल्टे-सीधे भी ख़्यालात आते रहते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कोई आइडिया जो है वो अच्छा है? तो ये 2 हमने ट्रेनिंग्स की थी। क्विक रिकैप, जो आइडियाज़ आने की जगह हैं, जिन जगहों पे अगर हम जाएँ या जिन दिमाग को जिन सोचों पे हम लगाएँ, वो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा एरिया जिसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे, वो एरिया है जहाँ इंसान की नॉलेज की हुदूद हैं, जहाँ पे नई नॉलेज डेवलप हो रही है। हम कहते हैं ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये इंसान की नॉलेज की हद है। यहाँ पे नई नॉलेज डेवलप हो रही है। लिहाज़ा यहाँ पे बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। या अगर आप कहें कि
हबल के बाद अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम कायनात के बारे में मजीद जान रहे हैं, हम नई नॉलेज दरियाफ्त कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर हम उस जगह जाके अपने दिमाग को लगाएँ, उन चीज़ों पे सोचें, जहाँ पे नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अम, अपना नैनो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं। इन एजेस के ऊपर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अच्छे आइडियाज़। नंबर 2, थिंक ऑफ द फ्यूचर। आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा? जितना ज़्यादा आप मुस्तक़बिल के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपको मुस्तक़बिल के आइडियाज़ आज आना शुरू हो जाएँगे। जब मुस्तक़बिल का आइडिया आज आता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आप पहले से उसकी इनसाइट होती है आपके पास, फ़ोरसाइट होती है आपके पास बल्कि, कि आपको पता होता है कि कल क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है। तीसरा एरिया है प्रॉब्लम्स। कहाँ पे मुश्किलात पैदा हो रही हैं? जैसे हमने अभी एनआईबी को फ़ोकस किया प्रॉब्लम पे, मुश्किलात कहाँ आ रही हैं? अंडरस्टैंडिंग द चेंज, चीज़ें बदल कहाँ रही हैं? जहाँ चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ अच्छे आइडियाज़ की अपॉर्च्युनिटीज़ है। और लास्ट चीज़ कि कुछ हमको ख्वाब भी देखने चाहिए, बड़े-बड़े ख्वाब देखने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को लिमिट नहीं करें, अपने आप को अनलिमिट करें। अपने आप को एक ऐसी नज़र से देखें कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम सलाहियतें दी हैं, एक बड़ा काम करने के लिए इस ज़िंदगी में। दूसरे इंसानों ने भी बड़े काम किए, आप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा डे ड्रीम करें, थोड़े से ख़्याली पुलाव पकाएँ, थोड़े से दिन में ख्वाब देखें। दूसरा पार्ट था हमारा कि अच्छे आइडियाज़ क्या हैं? हमने बात की थी कि प्रॉब्लम सेंट्रिक आइडियाज़ जो हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो बेसिकली अच्छे आइडियाज़ होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे हों। जितने ज़्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उतना अच्छा आइडिया है उसको सॉल्व करने का। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो आइडिया, जितना ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं वो आइडिया, वो प्रॉब्लम सॉरी, उतना ही अच्छा वो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग जिनको वो प्रॉब्लम है, वो जानते भी हों कि हमको ये प्रॉब्लम है। उनको पता भी हो कि हमें ये लॉस हो रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। और फिर आपकी सॉल्यूशन जितनी आसान हो उनके लिए अडॉप्ट करना, उतना अच्छा आइडिया है। और आपके पास उस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज़ हों तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। यानी अगर इन सब पे टिक, टिक, टिक लगाते जाएँ आप, आपके पास आखिरी के अंदर एक कोई आइडिया ऐसा है जो सब आपके लिए ओके है, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर यू टू वर्क ऑन। तो ये गुड आइडिया है। आज हम बात करेंगे, ठीक है, अच्छे आइडियाज़ हैं, हमें पता भी चल गया कहाँ आइडियाज़ हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि इस आइडिया से कोई कमर्शियल सेंस भी मिलेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम में से ज़्यादातर लोग बिज़नेस एक्सपर्ट नहीं हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सोशल साइंसेज़ के अंदर है, कोई मैथमेटिक्स में है। हमने बिज़नेस तो नहीं पढ़ा। कोई टेक्सटाइल में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, लेकिन हमें बिज़नेस का नहीं पता। लेकिन आइडियाज़ हमारे पास आते हैं और हम चाहते भी हैं कि अगर हमारे आइडियाज़ अच्छे हों, और जो मैंने पहले बताया कि अच्छे आइडियाज़ आपके पास आएँ, आप देख सकते हैं उनको। तो अच्छे आइडियाज़ जब आ रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें उनके ऊपर ना? नहीं तो होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे आइडिया की क्या वैल्यू है। कुछ दिन के बाद हम किसी और को देखते हैं, वही वो काम कर रहा होता है, बड़ा सक्सेसफुल होता है। हम सोच रहे होते हैं, यार, हमने अपने आइडिया पे काम किया होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है? तो हम उसकी वैल्यू असेस करने में नाकाम हो जाते हैं। अगर हम वैल्यू असेस नहीं करते, तो हमारा जो दिल है उसके अंदर जज़्बा नहीं पैदा होता। जब हमें वैल्यू समझ में आने लगती है, तो हम कहते हैं, यार, ये तो ज़बरदस्त है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे अच्छे आइडियाज़ को भी छोड़ देते हैं। इस वजह से ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इवन जिन लोगों ने बिज़नेस पढ़ा है उनके लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से समझते हों। तो लिहाज़ा ये ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की है इन लोगों के लिए। ये क्या अच्छी बात नहीं होगी कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो आइडियाज़ हैं उनकी कमर्शियल वैल्यू क्या है?
अ, मेरे ख्याल में तो बड़ा फन होगा अगर हर आइडिया को मैं ये समझ सकता हूँ कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। दैट्स अ वेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल वैल्यू के बाद आपके आगे आसानी आसानी है, नहीं। लेकिन उससे आपको ये इस्तिकामत मिलती है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ। खाली आइडियाज़ किसी काम के नहीं होते। वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज़ इन द यूजिंग ऑफ इट। इस्तेमाल करना है उस आइडिया को, इम्प्लीमेंट करना है उस आइडिया को, एग्ज़ीक्यूट करना है। तो आप ये ना समझिए कि बस यही सारी जंग है, लेकिन अपने अंदर यकीन पैदा करना सबसे पहली जंग है। अगर ये जंग आप जीत गए कि मेरा आइडिया अच्छा है, मैं कर सकता हूँ और इस आइडिया से के अंदर वैल्यू है, तो आपका आगे एक्शन आएगा, नहीं तो आपका आगे एक्शन नहीं आएगा। ओके जी, 3 स्टेप्स हैं टू मेक कमर्शियल सेंस, बहुत सिंपल से। नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। Number 2, understand the value. And number 3, describe it in a fashion that other people would listen to you. ये 3 चीज़ें। तो आप इन तीनों को मैं अभी आपके सामने एक-एक करके दिखाऊँगा कि ये कैसे होता है, एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा आपको इंशाअल्लाह। और इसके एंड के अंदर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जो आप सोच रहे थे, जिन आइडियाज़ पे आप काम करना चाह रहे थे, आप उनके ऊपर सोच सकते हैं। मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स जो हमने पहले डिस्कस की थी पिछले सेशन में, उनको भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर आपको शो करूँगा कि उनकी वैल्यू कैसे असेस की जा सकती है ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारी एग्जांपल्स में। सो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसके 3 पार्ट हैं। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम किसको फेस हो रही है? और उस प्रॉब्लम की वजह से उनको क्या तकलीफ है? ये 3 चीज़ें। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं जो एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकती हैं। इसके अलावा और बज़ाहिर मुझे कोई और नज़र नहीं आता, हो सकता है और भी रीज़न्स हों, लेकिन ये मेजर हैं। इग्नोरेंस, मुझे पता ही नहीं। अम, बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि कैसे फ्रीलांसर बनते हैं, इग्नोरेंस। लेकिन अगर मुझे वैल्यू पता है और फिर भी मैं उसको नहीं क्या कहते हैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसका मकसद दूसरा पॉइंट है, वो प्रोहिबिटिव। किसी वजह से मुझे रुकावट है उसको हासिल करने में। तो एक कि मुझे मालूम नहीं है, दूसरा मुझे मालूम तो है लेकिन कुछ रुकावटें हैं जिनको मैं अबूर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं वो चीज़ जो मुझे हासिल करनी चाहिए, मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। और तीसरी चीज़ है कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है जो मेरे बस से बाहर है, या मुझे कोई ऐसी रिसोर्सेज़ चाहिए जो मेरे पास कम हैं लेकिन ज़्यादा चाहिए हों। तो कर तो मैं रहा हूँ लेकिन डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, या मेरे लिए नुकसान उठा रहा हूँ मैं। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं प्रॉब्लम में। अगर आप देखें किसी भी प्रॉब्लम को, तो इन 3 ग्रेड्स के अंदर आप उसको कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक फार्मर है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसको वो कौन-सी क्रॉप उगाए, जिससे उसको पर एकड़ सबसे ज़्यादा पैसे मिलें, जिसकी वजह से वो लो वैल्यू क्रॉप्स उगाता है। अब मैं उसको जाके अगर समझाना शुरू करूँ कि क्या देखो ये क्रॉप उगा सकते हो, वो क्रॉप उगा सकते हो, तो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी इग्नोरेंस है। वो ये समझता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ काम। उसको तो पता ही नहीं है कि और क्रॉप्स भी मैं उगा सकता हूँ जिनसे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है मुझे। तो उनका जो लॉस है, वो ये है कि जो वैल्यू वो अपनी ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे मैंने कहा, नंबर 1 इग्नोरेंस। प्लीज़ माइक्रोफ़ोन्स को म्यूट कर दीजिए। नंबर 2, सेम फार्मर है, उसको पता है कि कौन-सी क्रॉप उसको बेस्ट वैल्यू देगी। मिसाल के तौर पे उसको पता है कि अगर वो ज़ैतून लगा ले अपनी ज़मीन के ऊपर, तो उसको पर एकड़ बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं ज़ैतून लगाने के, या ज़ैतून का फल 5 साल में आता है, तो वो 5 साल क्या करेगा? ठीक है?
तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी ज़मीन से वो वैल्यू निकाल सकें जो वो निकालना चाहते हैं। लेकिन उनको एक लॉस का सेंस होगा। कोई उनके पास जाके कहे कि यार तुम ज़ैतून उगाना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे उगा सकते हो। मैं तुम्हें जो तुम्हारी कॉस्ट की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो फिर बोलेंगे अब ज़बरदस्त। तो ये दूसरा स्टेप, दूसरा ग्रेड है प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम प्रोहिबिटिव है लेकिन बंदे को पता है। तो आप उसको जाके कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो बोलेगा हाँ भाई बताओ मुझे, क्योंकि आपको फिर उसको समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले वाले स्टेज के अंदर उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम ज़मीन से ज़्यादा पैसे बना सकते हो। लेकिन दूसरे स्टेज के अंदर उसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो पहले से पता है। वो तो बेचारा कह रहा है मेरे तो बस में ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ऑलिव नहीं उगा सकता। तो ये दूसरी एग्जाम्पल है। सेम फार्मर है जिसको पता है कि कौन सी क्रॉप उसको उगानी चाहिए, उससे बेस्ट वैल्यू उसको पर एकड़ मिलेगी और कुछ पैसे भी हैं उसके पास, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे करना है। तो वो बेचारा उगाता है लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती, उसको प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से उसको जो पर एकड़ पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो वो मिसाल के तौर पे उसने सोचा कि ठीक है मैं ज़ाफ़रान उगाता हूँ, ज़ाफ़रान पर एकड़ बहुत पैसे मिलते हैं, तो सोचा मैं ज़ाफ़रान लगा लेता हूँ। लेकिन उसको ज़ाफ़रान उगाने का तरीका नहीं आता, तो लिहाज़ा उसकी ज़्यादातर ज़ाफ़रान ख़राब होती है, लो क्वालिटी की बनती है, उसकी पिकिंग सही नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है पिकिंग, सही नहीं होती। तो उसको और ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसने तो पैसे भी लगा दिए ज़ाफ़रान पे, वो तो कर रहा भी है ये काम। तो ये तीसरा स्टेज है जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है उसको और सेंस ऑफ लॉस स्ट्रॉन्गर है। ऐसे बंदे के पास अगर आप जाएँगे तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बंदा ढूँढ रहा होगा कि कोई मुझे बता दे यार ज़ाफ़रान कैसे सही से लगाते हैं। वो खुद सीक कर रहा होगा हेल्प, ये बेस्ट है। जब किसी इंसान को ये पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो एक्टिवली सीक कर रहा हो कि मुझे हेल्प मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज़ द बेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड दैट इज़ द बेस्ट कस्टमर टू गो। क्योंकि उसको आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसके तो आप साज़ छेड़ेंगे, आप तार छेड़ेंगे तो वो बजना शुरू हो जाएगा। आप बैठेंगे यार ज़ाफ़रान उगाना बड़ा ही मुश्किल है। आपने ये पहला जुमला बोलना है, उस जुमले को बोलने के बाद वो फार्मर जो है बस उसी वक़्त ही अपनी सारी तकालीफ बताना शुरू कर देगा, आपके साथ हमनवा हो जाएगा। दूसरा पार्ट है कस्टमर को पहचानना। है कौन शख्स जिसकी प्रॉब्लम है? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर प्रॉब्लम के बेनिफिशियरी बहुत सारे हो सकते हैं, जिनको स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? मेन बेनिफिट किसको पहुंच रहा है? ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको कमर्शियल सेंस की डायरेक्शन में लेके जाएगा। प्राइमरी बेनिफिशियरी वो लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल कॉस्ट को एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं एक प्रॉब्लम की, या वो लोग जो उसको सॉल्व करने के लिए पैसे देंगे। वो लोग आपके प्राइमरी बेनिफिशियरी या दीज आर योर कस्टमर्स। आपने देखना है हर प्रॉब्लम में कि वो कौन शख्स है या वो कौन सी एंटिटी है, वो कौन सा बिजनेस है, वो कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट एक कंपनी में है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे देगा या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल लॉस उठा रहा है। वही आपको बिजनेस प्रोवाइड करेगा, वही आपका कस्टमर है। अब मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप लोगों से देखता हूँ कि आप लोग सही बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, आप लोग हाथ रेज़ कीजिएगा। जब तक कि सही आंसर नहीं मिल जाता, हम वन बाय वन जिन्होंने हाथ रेज़ किया उनसे पूछते जाएँगे, ठीक है? सो पहली एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ती है, एक बच्ची स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके स उसका अच्छा नहीं है रिज़ल्ट ना, ज़्यादा अच्छा अच्छा क्या कहते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, जो छोटे बच्चों के लिए आसान कर देता है समझना चीज़ों को। अब उससे वो बच्ची अगर उन वीडियोज़ को देखेगी तो उसके ग्रेड्स अच्छे हो जाएँगे, वो बेहतर परफ़ॉर्म करने लगेगी। तो आपके ख़्याल में उसका प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? ठीक है? तो रेज़ योर हैंड्स, लेट्स
सी कि कितने लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने तो पहले से ही हाथ उठाए हुए हैं और टीचरों से गुजारिश है कि वो ना हाथ उठाएं। ओके, सो टीचर्स प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन। ओके, तो डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, मुझे आप नाम से तो टीचर ही लग रहे हैं। आपका हाथ सबसे पहले, कौन है बेनिफिशियरी आपके ख्याल में? जी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली। अच्छा, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। जीशान अहमद, आप बताइए कौन है बेनिफिशियरी, कौन है जो पैसे पे करेगा या फाइनेंशियल लॉस उठा रहे हैं? जी जीशान अहमद, क्विक, जल्दी। अगर फौरन जवाब नहीं दिया तो मैं अगले पे चला जाऊंगा। ओके, जीशान अहमद साहब गुम हो गए। सैयद उबैदुल्लाह, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें वालेकुम अस्सलाम। प्राइमरी बेनिफिशियरी जो हमारे पास है वो जो बंदा वीडियोस बना रहा है, जिस मकसद के लिए वो बना रहा है, उसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा ना। आपने अच्छा अच्छा, बच्चे की एग्जांपल दी ठीक है, तो लंबी 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 नहीं, लंबी लंबी नहीं। ओके। नहीं, वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो तो सेलर है, वो तो सेल कर रहे हैं अपना आइडिया। निमरा खान, आप बताइए जल्दी। निमरा खान, क्विक। और एजुकेशन टीचर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी द प्राइमरी बेनिफिशियरी। आपकी आवाज नहीं आ रही साफ, दोबारा बोलिए। निमरा, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर टीचर्स होंगे और जो अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अच्छा, होंगे ठीक प्राइमरी बेनिफिशियरी। ठीक, ओके, नहीं ये जवाब भी गलत है। ओके जी, नंबर 3, आ, नूर, मोर मरियम बीबी, क्विक बताइए। अच्छा, इनकी आवाज नहीं आ रही है। सिदरा मशकूर, आप बताइए। सर मेरे ख्याल पेरेंट्स जो है वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि पेरेंट्स पे कर रहे हैं स्कूल के लिए बिंगो, बच्चों की फीस। बिल्कुल सही बताया आपने। parents are the beneficiary, parents are paying for the education, and they are going to pay for their kids improvement. So primary beneficiary जो है वो parents हैं। Good, very good, well done. Okay जी, next चलते हैं हम। दूसरी एग्जाम्पल है, एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं जो मैनुअल अटेंडेंस लेते हैं। जरा माइक्रोफोन म्यूट कर दें अपने प्लीज। उबैदुल्लाह आप। अच्छा जी, एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं जो मैनुअल अटेंडेंस लेते हैं हर क्लास में, और उनको 10 मिनट लगते हैं हर क्लास में ऑन एवरेज। आपने क्या किया कि एक एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम बना दिया। क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, जो बच्चा एंटर होता है उसको फेस रिकग्नाइज कर लेता है, और जितनी देर वो क्लास में बैठे रहते हैं वो सारा का सारा सारे स्टूडेंट्स का हर 5 मिनट में देखता रहता है, और एंड के अंदर एक अटेंडेंस रिपोर्ट बना के दे देता है। ठीक है, जबरदस्त आइडिया, बहुत सारों ने किया हुआ है ऑलरेडी। कौन है प्राइमरी बेनिफिशियरी? हाथ रेज करिए, मैं आपको वन बाय वन बुलाता हूँ। जी, सबसे पहले उबैदुल्लाह, आपका हाथ उठा हुआ है। अच्छा, दूसरों को मौका दें, अगर आपने पहले हाथ उठाया हुआ था तो गिरा दें ताकि दूसरे लोगों के पास भी आए। सिदरा मशहूर के बाद फैसल चन्ना, आप बताइए कौन बेनिफिशियरी होगा? अच्छा, फैसल चन्ना की आवाज नहीं आ रही है। तूबा, आप बताएं कौन बेनिफिशियरी होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? अच्छा, तूबा की भी आवाज नहीं आ रही है। अहमद वली, आप बताएं। हाँ सर, टीचर बेनिफिशियरी होगा क्योंकि वो मैनुअल अटेंडेंस का टाइम इसको बच पाएंगे। टीचर होगा? हाँ आप ये कह रहे हैं टीचर होगा? अच्छा, नहीं, आपका जवाब गलत है फैसल चन्ना। मोहम्मद उमर खान, आप बताइए, और ये सर प्लीज इसमें माइक्रोफोन बंद टीचर्स कर। स्टूडेंट्स दोनों होंगे। जी बोलिए। चलो
दोनों होंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी बचेगा, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा लर्न कर सकते हैं और टीचर का भी टाइम नहीं, बचेगा। आपका जवाब गलत है। ओके, सादुल्ला खान। हेलो, जी सादुल्ला खान बोलिए, आवाज आ रहा है सर कौन हमारा? होगा? जी जी आ रहे हैं। सर ये सर जब कैमरा टीचर ने तो लगा है, जब तक स्टूडेंट जो नहीं आएगा तो फिर उसका जिम्मेदार तो स्टूडेंट ही होगा। अच्छा, लेकिन बेनिफिशियरी कौन होगा, किसको फायदा पहुंचेगा? अच्छा, कामरान यासीन, आप बताइए, आपके ख्याल में किसको फायदा पहुंचेगा? फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, पैसों की। सर यूनिवर्सिटी को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज आवर प्राइमरी जबरदस्त, आपको भी इनाम मिलना चाहिए। जबरदस्त भाई, तालियां इनके लिए। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअल बेनिफिशियरी जो है वो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी है जो टीचर के पैसे दे रही है। तो अगर टीचर का टाइम बच रहा है तो यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है ना? ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा था, यही थिंकिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि जब अपना कस्टमर ढूंढ रहे होंगे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो ये किसको बेचूंगा, जब तक आपको वो नहीं पता होगा आप कमर्शियली उसका सेंस नहीं कर सकते। सो इसके आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस किस्म के कस्टमर होते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के कस्टमर होते हैं। एक, वो जो मैंने पहली एग्जांपल दी स्कूल वाली, स्कूल में बच्ची सही नहीं पढ़ रही है, तो आप किसको बेच रहे हैं? वो एक इंडिविजुअल पेरेंट को बेच रहे हैं, एक इंसान को बेच रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। और आमतौर पे इसको कहा जाता है B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर, कि अगर आप कोई आइडिया एज अ बिजनेस लेकर आना चाह रहे हैं तो आपका बिजनेस कंज्यूमर्स को बेच रहा है, यानी लोगों को, इंडिविजुअल्स को बेच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरी एग्जांपल के अंदर आप यूनिवर्सिटी को बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटी का फायदा कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक बिजनेस है। सो इस सूरत में आप उसको बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे, यानी एक बिजनेस से आप दूसरे बिजनेस को बेच रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इस पे इतराज करेंगे कि यूनिवर्सिटी बिजनेस तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बिजनेस इन द सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक एंटिटी जो इंडिपेंडेंटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, ठीक है? तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो सब के सब बिजनेस टू बिजनेस या B2B कहलाएंगे। और तीसरा जो डिफरेंशिएटर होता है वो बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है या B2G, कि आप, वैसे वो B2B ही होता है, लेकिन कुछ लोग इसको गवर्नमेंट को अलग कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट की के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो लिहाजा उसको आमतौर पे सेपरेट कर दिया जाता है ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए कि आपको किसको फोकस करना है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का बेनिफिट कौन उठाएगा, तो दोबारा सोचें, इन तीनों में से ही कोई एक होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन है, ठीक है? तो ये मैंने सिर्फ आपकी मालूमात के लिए इस स्लाइड को ऐड कर दिया था। उसके बाद दूसरी चीज, नो द पेन पॉइंट, ये तीसरी चीज। पेन पॉइंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये 6 पेन पॉइंट्स हैं बेसिकली। इसके अलावा और कोई पेन पॉइंट मेरे लिए मुश्किल था सोचना, हो सकता है कोई और होते हो, लेकिन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही। लॉस ऑफ प्रेस्टीज, मेरी एक वैल्यू है, किसी खराबी की वजह से मेरी वैल्यू डाउन हो रही, किसी वजह से मेरी वैल्यू कम हो रही है। लॉस ऑफ टाइम, प्रॉब्लम की वजह से मेरे वक्त का ज़िया हो रहा है, जो काम आधे घंटे में हो सकता था वो 4 घंटे में हो रहा है। लॉस ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्ट और लाइफ, मेरी जिंदगी में कोई खराबी आ रही है क्वालिटी में, या जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं या जो सर्विस मैं दे रहा हूं उसकी क्वालिटी में खराबी आ रही है। लॉस ऑफ कस्टमर्स,
मेरे कस्टमर्स मुझसे भाग रहे हैं या मेरे कस्टमर्स को नुकसान हो रहा है मेरी वजह से, लॉस ऑफ मनी, अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस बॉयल्स डाउन टू लॉस ऑफ मनी, कि मुझे या तो प्रॉफिट कम मिल रहा है, मेरी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, यू नो, फॉर वट एवर रीजन्स आई एम लूजिंग मनी। ये पेन पॉइंट्स हैं। लिहाजा कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या कहते हैं अपना लिस्ट नहीं है, ये 6 चीजें हैं। जब किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, आप सोचें क्या नुकसान हो रहा है और किसका हो रहा है। ठीक है, जिसका नुकसान हो रहा है अगर उसको पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है उसकी वजह से, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अगर आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, आपके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो बेहतरीन आइडिया है काम करने के लिए, आपके लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू। आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या वैल्यू है? तो इसके 2 पार्ट हैं। कस्टमर परसेप्शन ऑफ लॉस, वैल्यू परसेप्शन से आती है। आप क्या सोचते हैं? मैं एक बिलियनर हूं, मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं फर्ज करें, और मेरा डेली की बेसिस के ऊपर फर्ज करें $1,00,000 का नुकसान हो रहा है किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से। मुझे परवाह ही नहीं है यार, $1,00,000 क्या है, मतलब ऐसा हूं नहीं मैं, $1,00,000 बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए। लेकिन एक बिलियनियर के पर्सपेक्टिव से अगर उसको $1,00,000 का नुकसान भी हो रहा है तो डजंट केयर। साल भर में 3.65 मिलियन या $36 मिलियन का नुकसान हो गया, फाइन, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें, एक बिलियनर के पर्सपेक्टिव से, तो परसेप्शन ऑफ लॉस नहीं है बहुत ज्यादा। $50,000, $10,000 के नुकसान, एक कस्टमर जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उसके $1,000 भी जाया हो रहे हैं, तो परसेप्शन ऑफ लॉस बहुत ज्यादा है। सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव कि उनका परसेप्शन ऑफ लॉस क्या है। एंड नंबर 2, उस लॉस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, क्वांटिफाइबल लॉस होना चाहिए। मैं नादरा के दफ्तर में जाता हूँ, नादरा के दफ्तर में जाके काम कराने में 4 घंटे खर्च होते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस मैंने किया, तकरीबन 4 घंटे जाना आना, बल्कि 5 घंटे ही खर्च हो गए, समझे पूरा दिन निकल गया। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कोई मेरे 5 घंटे बचा सकता है, मैं उसके पैसे दूंगा। कोई मेरे घर पे आके नादरा का सारा काम कर दे तो जबरदस्त, घर पे आके नादरा का काम किया जा सकता है। नादरा का जो ई सहूलत सेंटर है वो एक लैपटॉप के ऊपर रख लें, बस दैट्स इट। आपके पास वो भी है, क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक भी है, लैपटॉप के ऊपर आपका सिस्टम है, आपके फोन्स के इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप किसी भी घर जाके ये सर्विस ले सकते हैं। आप सोचें कितने पैसे कमा सकते हैं। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको ख्वारी नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, फिजिकली नहीं जा सकते, और 50 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनके घर पे आके कर दें। सो कस्टमर परसेप्शन ऑफ लॉस और फिर उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये 2 चीजें आपने करनी। सो हियर परसेप्शन ऑफ लॉस, कस्टमर परसेप्शन इज देयर रियलिटी। आप चाहे कितनी लॉजिक हो आपके पास, कितनी सोच अच्छी क्यों नहीं हो, अगर कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा, उसकी वो नहीं समझ रहा कि उसको लॉस हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। या वो खुश है, कोई मसला नहीं है, मैं $1,000 की एक चीज बना रहा हूं और 2,000 की बेच रहा हूं। अब आप मुझसे कहें हसन साहब आपके $100 ज्यादा लग रहे हैं, आप 1,000 के बजाय $900 में बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ यार छोड़ो, $1,000 तो वैसे ही मुझे बच रहे हैं, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूंगा कि यार अब इस $100 बचाने के लिए। एक मिसाल दे रहा हूं, तो कस्टमर की परसेप्शन उनकी रियलिटी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर केयर्स अबाउट। अगर आपको ये नहीं पता है कि कस्टमर को किस चीज की केयर है, तो आप उसको उसकी वैल्यू को नहीं समझ सकते। जो उसके दिमाग में है, आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कस्टमर के दिमाग में क्या है। यहां पर ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फेल होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि यार लॉजिकली तो ये करना चाहिए, मेरे $1,000 खर्च हो रहे हैं, 900 अगर होंगे तो ज्यादा फायदा है मुझे, $100 का हर प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं उसके ऊपर बच रहे हैं, तो मुझे तो खरीदना चाहिए। अगर आपका कस्टमर लॉसेस के बारे में केयर नहीं करता तो आप अपनी सोल्यूशन सेल नहीं कर सकते। बस ये समझ लें, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी वो प्रॉब्लम है,
वो उस प्रॉब्लम के बारे में केयर करता है या नहीं करता, वो उसके लॉसेस को पेनफुल समझता है या नहीं समझता। जब तक आप इसको असेस नहीं करेंगे, जब तक कि आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ये कमर्शियल इसमें सेंस है कि नहीं। कस्टमर की अवेयरनेस भी जांची जा सकती है और कस्टमर की अवेयरनेस जांचकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कमर्शियली वायबल हो सकती है या नहीं। अगर कस्टमर पूरी तरह अवेयर हो प्रॉब्लम से और उसको तकलीफ हो रही हो पेन की, तो ग्रीन सिग्नल, गो अहेड, दैट्स अ गुड प्रॉब्लम। अगर कस्टमर समहाउ अवेयर हो लेकिन शायद उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं महसूस हो रहा हो या उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस बड़े सेगमेंट में से कोई छोटा सेगमेंट ऐसा है जो ज़्यादा तकलीफ में है, तो उसको हम ये सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। अगर कस्टमर को एजुकेट करना पड़े आपको प्रॉब्लम के बारे में, और आपको पता ही नहीं हो, आपने कभी डायरेक्ट कस्टमर से बात ही नहीं की हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर कमर्शियली कोई सेंस नहीं समझ में आएगा आपके। तो लिहाजा बेहतर ये है कि उसको या तो अपने आप को ज़्यादा अवेयर करें, ज़्यादा लोगों से बात करें, या उसको ड्रॉप कर दें। और स्पेशली अगर वो कस्टमर, मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चों के लिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं जैसे मैंने बताया, और पेरेंट्स को आपको करना है, और आप बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं जानते, आप खुद सिंगल हैं और आपके जो आसपास में ताल्लुकात में दोस्त हैं सारे के सारे वो भी ऐसे ही हैं आपके जैसे, तो फिर जाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप खुद पेरेंट हैं, आप खुद बच्चे हैं आपके, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे हैं आप ही की बच्चों की एज के, दैट्स गुड। इसका मतलब है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस 2 लेवल पर होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हमने स्टार्ट किया था कि एक फार्मर है, उसके पास ज़मीन है और थोड़ी सी ज़मीन है, और वो अपनी थोड़ी सी ज़मीन से क्या कर सकता है, उसको अपनी ज़मीन से वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके सामने ये एग्जांपल रख रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 3.5 मिलियन फार्मर्स हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम लैंड है, ठीक है। उनकी एवरेज इनकम पर एकड़ 2,75,000 रुपए है, जिसमें से उनको लाख के करीब प्रॉफिट होता है पर एकड़। अगर हम चाइना में देखें तो चाइना के फार्मर 1 एकड़ के ऊपर 6,96,000 रुपए पर एकड़ पैसे कमाते हैं। तो तकरीबन 2.7 टाइम्स मोर, 2.6 टाइम मोर जो है ना वो कमा रहे होते हैं पैसे। अगर हम फार्मर की, स्मॉल फार्मर की प्रोडक्शन पर एकड़ 5% इंक्रीज कर दें, तो इसका रिजल्ट एक थ्योरेटिकल वैल्यू में पाकिस्तान के लिए 590 बिलियन रुपए का होगा। 5% इंक्रीज कर दें। 3.5 मिलियन फार्मर जिनके पास 5 एकड़ की लैंड है, वो 590 बिलियन में से 177 बिलियन रुपए का उनको फायदा होगा जो छोटे हैं। बाकी जो फायदा होगा वो बड़ों को। अगर आप सारे के सारे 3.5 मिलियन फार्मर्स तक नहीं पहुंच सकते और आप टारगेट करें कि 20% फार्मर्स इन 3.5 मिलियन में से, यानी तकरीबन 7 लाख फार्मर्स तक आप पहुंच सकते हैं, तो यू विल क्रिएट अ वैल्यू ऑफ 35 बिलियन रुपीज। ये है मैक्रो लेवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बड़े लेवल के ऊपर, मुल्क के लेवल के ऊपर इतना फायदा हो सकता है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। इसकी जो देख रहे हैं हम, उससे साफ लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपना एक इंडिविजुअल फार्मर को क्या चाहिए होगा। तो माइक्रो लेवल आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसी प्रॉब्लम की आप देखें। इससे पहले मैं जाऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर पाकिस्तानी फार्मर्स उतना प्रोड्यूस करने लगे जितना चाइना का फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम 66 बिलियन डॉलर की प्रोड्यूस ज्यादा पैदा कर सकते हैं हर साल। 66 बिलियन डॉलर, कैन यू इमेजिन? हमारा सारा डेफिसिट वाइप आउट हो जाएगा, नो डेफिसिट। हम इतनी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हम दुनिया को सप्लाई कर रहे होंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपनी। तो ये तो सिर्फ फसल की है। वैल्यू ऐड उसके ऊपर क्या होता है, वो तो स्काई इज द लिमिट।
ठीक है, सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी, छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है ये। एक प्रॉब्लम अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें तो कितना बड़ा फैक्ट है इसका, कितनी बड़ी बेनिफिट है। ओके जी, माइक्रो लेवल। एक फार्मर जिसके पास 5 एकड़ की जमीन है वो 2 मिलियन रुपए प्रोडक्टिविटी में लॉस कर रहे हैं हर साल। अगर हम उस फार्मर को हेल्प कर सकें टू अचीव सच लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जैसे कि चाइना में है, हर फार्मर 5 एकड़ ऑफ लैंड जिसके पास है वो अपने एग्जिस्टिंग जो उसका लोन है, डेट है, उससे 4 महीने में छुटकारा हासिल कर लेगा और आउट ऑफ पॉवर्टी बल्कि इन प्रॉस्पेरिटी 12 मंथ्स के अंदर प्रॉस्परस हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा और उसके पास 2 मिलियन रुपए 20 लाख रुपए साल के एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज द माइक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल के ऊपर दिस प्रॉब्लम इज बिग इनफ एंड इट हैज ह्यूज वैल्यू टू सीरियसली थिंक अबाउट सॉल्विंग इट, कि हमारे फार्मर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के इस मर्तबा नई आपको एक एग्जाम्पल दी, क्योंकि पिछली दफ़ा में मैंने आपको पैम ऑयल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एनर्जी के अंदर मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी की या साइक्लिक जो एनर्जी है उसको, उसके लिए मैंने बात की थी। तो अब मैंने कहा कि आपको एक और एरिया इंट्रोड्यूस कराऊं जिसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जाके जब हम किसी के सामने वैल्यू रखते हैं तो हमारी समझ में आ गई कि ये मैंने आपको पहले भी बताया है, what value we can offer to somebody, here they are, this is it. Prestige, you will be the first one, you will be the only person in your neighborhood to have a beautiful car. Tesla prestige sell करता है, iPhone prestige sell करता है। competitive advantage के मेरे पास एक बेहतर क्या कहते हैं चीज होगी जो मेरे कंपटीटर के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर सारे के सारे बच्चों के पास टैबलेट्स होंगी, या मेरे स्कूल में सारे बच्चों के पास टैबलेट्स होंगी और दूसरे स्कूल में नहीं है, या मेरे बच्चों के पास हम लोग अपने स्कूल के अंदर रोबोटिक्स सिखा रहे होंगे और दूसरे नहीं सिखा रहे होंगे। दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेव मनी बाय गेटिंग थिंग्स चीपर, पैसे बचा सकता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी। इंक्रीज रेवेन्यू, इनकम, नॉलेज, नेटवर्क, आप किसी का रेवेन्यू बढ़ाएं, किसी की इनकम बढ़ाएं, किसी की नॉलेज बढ़ाएं, किसी का नेटवर्क बढ़ाएं, दैट इज वैल्यू। सेव्स टाइम फॉर द एंड यूजर बाय गेटिंग थिंग्स फास्टर, तो या चीपर या फास्टर, या इम्प्रूव क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी बेहतर करें, या किसी चीज को जल्दी बनाने में कामयाब हो जाएं। अभी 1 महीना लगता है किसी को डिलीवर करने में गाड़ी, आप 2 दिन में डिलीवर कर दें गाड़ी, तो दैट्स फास्टर टू डिलीवर। या अभी 2 दिन लगते हैं डिलीवरी करने में, आप सेम डे डिलीवरी करना शुरू कर दें। सो दिस इज वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट्स अबाउट इट। आप कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, अगर आप ये 7 पॉइंट्स याद रखें तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन द वैल्यू। लास्ट स्टेप, इन सब को मिला के डिस्क्राइब कैसे करेंगे। ओके, डिस्क्राइबिंग योर वैल्यू। आई हैव कम अप विद एन आइडिया टू बिल्ड एन ऐप। मेरे दिमाग में आया कि एक ऐप ऐसी होनी चाहिए जो फार्मर्स को बताए कि कौन सी क्रॉप वो कल्टीवेट करें टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर एकड़ राइट नाउ। तो आज की तारीख में अगर वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस्ट क्रॉप कौन सी होगी जो उनको बेस्ट वैल्यू देगी बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। ये 2 ही चीजें आपकी नेसेसरी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं ऑल्सो कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो अपने पैसे जो आपके पास हैं उसमें बेस्ट आप क्या कर सकते हैं। यूजिंग माई ऐप दे कैन डबल देयर पर एकड़ इनकम। अ फार्मर विद 5 acres कैन अर्न 1.3 million एक्स्ट्रा पर ईयर। 13 लाख रुपए मेरी ऐप इस्तेमाल करके वो कमा सकते हैं। अब आप डिस्क्राइबिंग द वैल्यू, कितना सिंपल जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो सारे स्टेप्स किए तो हाउ इजी इट इज फॉर यू टू डिस्क्राइब द वैल्यू। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था ये
जो फार्मर की प्रॉब्लम हमने पहले लर्न की थी उसको आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मैं किसी 5 एकड़ वाले फार्मर के पास जाऊं, मैं कहूं यार तुम साल के अंदर इस वक्त 6-7 लाख रुपए, सो 1.3 मिलियन पर एकड़ कमाते हो, मैं डबल कर सकता हूँ, ये लो मेरी ऐप, इसको इस्तेमाल करो, ये तुम्हें बताएगी कि तुमने क्या करना है और तुम अपनी जो इनकम है उसको डबल कर सकते हो। सारे 5 एकड़ के ऊपर ना करो, 1 एकड़ पे ट्राई करके देख लो, आसान है, तो फार्मर के लिए भी आसान है। सो हाउ डू यू पुट ऑल दिस टुगेदर? इसके टोटल 7 एलिमेंट्स हैं जिनको अगर आपने इस सब को मिला के कर लिया तो आप अपनी सॉल्यूशन किसी को भी सेल कर सकते हैं जो राइट कस्टमर है। डिस्क्राइब द नंबर 1, डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट। जब किसी शख्स के पास उसकी प्रॉब्लम की बात करने जाएं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि उसको कैसा एक्चुअली उसके साथ होना चाहिए जो नहीं हो रहा, आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आपकी विजन क्या है उसके लिए। और मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपकी समझ में आ जाएगी। उसके बाद उसका प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें। पहली जब आप बात करेंगे कि मैं ये चाहता हूं कि किसी का नादरा के अंदर ऑफिस में जाने में टाइम वेस्ट ना हो, जिस वक्त आप ये जुमला कहेंगे तो आपने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 5 घंटे लगाए, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि नादरा के ऑफिस में जाके किसी के 5 घंटे नहीं सर्फ होने चाहिए, नादरा के ऑफिस में जाके मैं ये चाहता हूं कि किसी का टाइम ना खर्च हो। ओके, डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, कोर प्रॉब्लम की, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरा क्या नुकसान हो रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिवली बताएं आप। फिर बैकअप योर असर्शन कि आपने ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की, आपके ऐसे नंबर कहाँ से आए। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही उल्टे सीधे नंबर बताने और उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा। लेकिन जब आप एक प्रॉपर डेटा पॉइंट के साथ बता रहे होंगे तो लोग आपकी बात के ऊपर बिलीव करेंगे। ओके, आप सब लोग अभी बेसिकली जो इस कॉल के अंदर हैं और जो बाद में इसको वीडियो को देखेंगे, प्लीज इस QR कोड को रीड करके और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपके पास वीडियो आती रहें एट एस्पायर पाकिस्तान ऑफिशियल, जो यूट्यूब का हमारा चैनल है। सो प्लीज डू दैट। हमारे पास थोड़े से ही मिनट रह गए तो मैं थोड़ा क्विकली चलूंगा। प्रॉब्लम, I would like our small farmers to earn good living from their agricultural land. ये एक अच्छा विजन स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, I would like our farmers to earn, double the income from their agricultural land. वो भी एक अच्छा विजन है। Our farmers' cultivation of crops is based on their ancestral knowledge. They are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. इस वजह से वो नहीं कर पाते, वो वही हर साल उन्हीं फसलों के ऊपर गुजारा करते हैं। Due to this situation, a small farmer is earning 1/3 of their total potential, losing 2.1 million rupees annually. So this is the quantification of the problem. According to the annual economic report from China on 21-22 agriculture production, their farmer made Pakistani rupees 700,000 per acre. So here is a strong reference जो मेरी इस नॉलेज को रेफर कर। सेकेंड पार्ट इसका है, आपकी सोल्यूशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसका कंक्लूजन क्या है। सो इसी को लेते हैं। A small farmer shall earn a good living and be prosperous, but they are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. A small farmer in Pakistan earns 275,000 rupees per acre, compared to Chinese farmers make 700,000 rupees per acre. Our amazing app will help small farmers in deciding best crop and will help them double their income from their land. It will help a farmer with 5 acres of land to earn additional 1.4 million rupees.
A small farmer can benefit from the technology and double their income from the same piece of land by using our unique farmers app. कितना वक्त लगा मुझे इस सारी चीज को बताने में? Hardly a minute and a half. ये अगर आप अपने एक आइडिया को उठा के and you can bring it to this form, you have already won most of the battle. इसके बाद जाहिर है आपकी एग्जीक्यूशन आएगी, लेकिन आप समझे हाफ द बैटल जीत गए आप। और किसी कंपटीशन में अगर आप यहां खड़े हुए हैं किसी आइडिया कंपटीशन में, यू कैन टेल दिस, यू विल विन। अब हमने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर पाम ऑयल की बात की थी। NIB का फेसबुक का पेज है नेशनल आइडिया बैंक के नाम से, तो प्लीज अगर उसको भी लाइक कर लें फेसबुक के पेज को जाके तो बड़ा अच्छा होगा। पाम ऑयल की क्या प्रॉब्लम है? अब आई वुड लाइक अब ये देखें, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पहले 4 पॉइंट्स वही हैं जो मैंने पिछली के दिए थे। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, एक सिंगल प्रॉब्लम को आप मल्टीपल तरीकों से एड्रेस कर सकते हैं। I would like our small farmers to earn good living from their agricultural land. Our farmers' cultivation of crops is based on their ancestral knowledge. They are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. Due to this situation, a small farmer's earning is 1/3 of their total potential. You know, all that. What is the palm oil solution? I would like to train small farmers how to grow palm and provide them with technology to cultivate good quality palm trees on their land. It will help them produce over 600,000 rupees per acre. Farmers that are producing only traditional crops can double their per acre income using our knowledge and specially designed plantation methodology and tools. There you go. This is the solution. अब अगर इसको combine करके आप देख लें तो it all goes really, really well. So same problem, I am presenting another solution under the same problem statement. Okay. So ये आप लोगों को जो पहले मैंने आपको बताया है उसको आप इस तरह अप्लाई करते हैं। बोनस के तौर पे आपको बता देता हूं, जब आप कमर्शियल सेंस हासिल कर लेते हैं तो कमर्शियल वैल्यू जो आपको कन्वे करनी होती है उसके 3 ऑडियंस होते हैं। यही 3 के सामने आपने अपनी वैल्यू प्रेजेंट करनी है, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड एवरीवन एल्स। 3 लोग हैं। कस्टमर की तो समझ में आ गई, मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दी वो कस्टमर की एग्जांपल्स थी। जब आप किसी को पिच करते हैं अपने आइडिया को तो उसके 3 आमतौर पे टाइप्स होती हैं। एलिवेटर पिच 30 सेकंड्स टू अ मिनट, शॉर्ट पिच 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स, फुल पिच 4 मिनट्स टू 8 मिनट्स। मैंने अभी आपको ये जो पिच दिखाई है ये शॉर्ट पिच है, ठीक है। इट टेक्स मोर देन अ मिनट, 2 मिनट्स के अंदर आप इसको आराम से बता सकते हैं, 2 to 3 मिनट्स। इसी को आई विल शो यू एन एलिवेटर पिच 30 सेकेंड्स टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर। किसी इन्वेस्टर कोई मिल गया आपको एलिवेटर में, उसने आपसे पूछ लिया आप क्या करते हैं। फर्ज करें बड़ी कंपनी का CEO है, बहुत पैसे हैं उसके पास, आप एलिवेटर में जा रहे थे, वहां मिल गया, मुझे क्या करते हैं आप, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। 30 सेकेंड में आपने उसको बताना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत कम लोगों ने पिछली मीटिंग के अंदर हमारे सोशल मीडिया एम्पलीफायर ग्रुप को कनेक्ट किया। प्लीज हमें अपने मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, तो काइंडली nibpk.org/SMA पे जाकर और इसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को, ताकि हमारे सोशल मीडिया के मैसेजेस को आप आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। एक छोटी सी हेल्प है आपकी तरफ से जो हमारे लिए बड़ी वैल्यू रखती है। थैंक यू सो मच। सो हियर इज द एलिवेटर पिच। अगर कोई मुझे मिल गया, उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं हसन साहब आजकल, और मैं कहूँ कि वी आर वर्किंग ऑन अ मेथड दैट विल डबल द इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स, contributing 300 billion rupees to the national economy over the next 3 years and saving $1 billion in imports. ये मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे बताने में। Any investor who is looking for a good investment would immediately say, हसन साहब हमें बात करनी चाहिए, let's sit and talk. एलिवेटर पिच का मतलब यही होता है कि आपने इतनी बात करनी है कि जिसको वो करके वो बंदा कहे कि लेट्स सिट एंड टॉक। तो ये थी आज की तमाम ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें कवर करके फिर आपको एक इसका रिकैप कर देता हूँ।
आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की विजन को लेके हम ने NIB लॉन्च किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंपटीशन टिल टुडे। 50 से ऊपर इंस्टीट्यूशंस इस साल हमारे होस्ट इंस्टीट्यूशन है, पिछले साल से डबल। हमारे प्राइजेज एंड बेनिफिट्स में शहजाना से गलती होगी थी, टॉप 3 आइडियाज़ नहीं, 15 आइडियाज़ को हम क्या कहते हैं इनवाइट करेंगे सिलिकॉन वैली, और उनमें से जो टॉप 5 आइडियाज़ हैं उनकी 1-on-1 मीटिंग भी करवाएंगे टॉप इन्वेस्टर्स के साथ। और क्या कहते हैं अपना जो नेशनल रनर अप्स हैं उनको एस्पायर के बूट कैंप्स में इनवाइट करेंगे, और जो नेशनल रनर अप्स हैं उनको पाक एंजल्स की इन्वेस्टर नेटवर्क कोहोर्ट 2 के लिए भी इनविटेशन जाएगी इफ दे क्वालिफाई फॉर इट। इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया के साथ मैच मेकिंग करवाएंगे और इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल के ऊपर प्रमोशन उनकी होगी इंशाल्लाह। प्लस वी हैव एन एलुमनाई ऑफ 300 इनोवेटर्स, तो जो नए इनोवेटर्स इस साल जीतेंगे उनके लिए एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर वो उन लोगों के साथ भी नेटवर्क कर पाएंगे। 2 लेवल के ऊपर मेन कंपटीशन होगा, और जो होस्ट हैं उन सबका होस्ट लेवल के ऊपर एक कंपटीशन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है जो नवंबर 23 से पहले कंप्लीट होना है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी NIB को होस्ट कर रही है तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना चाहिए। 23 नवंबर लास्ट डेट है। उसके बाद 16 दिसंबर को प्रोविंशियल कंपटीशन होंगे, 30 दिसंबर को प्रोविंशियल अवार्ड्स होंगे, 14 फरवरी को नेशनल कंपटीशन होगा और 28 फरवरी को नेशनल अवार्ड्स होंगे। ये हमारी ट्रेनिंग का स्केड्यूल है। हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग 29 अक्टूबर को है, 2 बजे दोपहर के, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन NIB। तो हमने वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम सीख लिया, गुड आइडियाज मालूम कर लिए, कमर्शियल सेंस समझ में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब को लेके आप NIB के अंदर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके बाद हम नवंबर 12 को हाउ टू सबमिट योर आइडियाज, और 19 नवंबर को लेट्स सबमिट आइडिया टुगेदर, सब मिलके हम आइडियाज को सबमिट करेंगे। अगर आप अगेन होस्ट इंस्टीट्यूशन है तो अपने होस्ट इंस्टीट्यूशन में मालूम करें आपका NIB के स्केड्यूल क्या है। हर होस्ट इंस्टीट्यूशन का अपना स्केड्यूल है, तो प्लीज़ आपको होस्ट इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनली उधर मालूम करना पड़ेगा। NIB की वेबसाइट है, फेसबुक है हमारा नेशनल आइडिया बैंक के नाम से, लिंक्डइन पे भी नेशनल आइडिया बैंक के नाम से है, आप फॉलो कर सकते हैं। और सबको रिक्वेस्ट करूंगा एस्पायर पाकिस्तान को भी ज्वाइन करें। Here is the recap. Number 1, understanding the problem. Number 2, understand the value. Number 3, describing the value. Understand the problem के 3 points हैं. What is the problem? Who is facing the problem? And what are their pain points? Understanding the value में customer की perception और उसकी quantification of loss. और नंबर 3, इसको describe कैसे करना है? Ideal state या vision पहले बतानी है, फिर problem, फिर impact, फिर थर्ड पार्टी वैलिडेशन और असर्शन के आप वो इम्पैक्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपकी क्या सोल्यूशन है, आपकी बेनिफिट्स क्या हैं सोल्यूशन के, और आखिर के अंदर उसको रिकैप कर दें। ये 7 पॉइंट्स हैं। सो दिस इज द होल थिंग। अगर आप इस जर्नी के ऊपर चलते हैं तो एंड के अंदर यू वुड हैव अ वेरी गुड proposition, very good story to tell. ठीक है, सोशल मीडिया एम्पलीफायर ग्रुप को ज्वाइन करना प्लीज ना भूलें। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर आएंगे, सो प्लीज, एंड आई विल बी देयर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। जितनी देर भी आप सवाल करते रहेंगे मैं यहाँ पे रहूँगा। प्लीज, एक और हमारा ग्रुप है NIB का, आई एम रेडी के नाम से। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एक आइडिया सबमिट कराना है, सीरियसली आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, तो आई वुड सजेस्ट टू ज्वाइन आई एम रेडी। इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते से वी विल स्टार्ट गिविंग आंसर्स टू पीपल क्वेश्चंस, और वहाँ पे आप लोगों को हमारी टीम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सो इफ़ यू आर रेडी, यू थिंक you have a good idea, go and join nibpk.org/IamReady. This will take you to a WhatsApp group. ठीक है जी.